नमस्कार छात्राओं। पिछली वीडियो में हमने परिवार, परिवार का अर्थ और उसकी विशेषताएं ये समझी थी। आज हम भारत में किस किस प्रकार के परिवार हैं, किस किस प्रकार के परिवार अलग अलग भारतीय समुदायों में, जनजातियों में, अलग अलग धर्म के लोगों में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे आधार हैं, संख्या के आधार पर, निवास के आधार पर, विवाह के आधार पर, वंश नाम के आधार पर परिवार जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। परंतु ये जो प्रकार है ये एक ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है। इनमें से एक कैटेगरी दूसरी में भी पाई जा सकती है। यानी जो सपोज पितृस्थानीय परिवार होगा वो पितृसत्तात्मक भी हो सकता है, वो संयुक्त परिवार भी हो सकता है। तो ये कैटेगरीज जो हैं वो ओवरलैप भी कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निवास के आधार पर। यानी विवाह के बाद दंपति जहाँ निवास करता है, एक पति और पत्नी अपने विवाह के बाद जहाँ निवास करते हैं उसके आधार पर परिवार के अनेक प्रकार हैं। पहला है पितृस्थानीय या पैट्रिलोकल। यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति और पति के माता पिता के साथ रहती है तो इसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। यानी विवाह के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है और अपने पति और सास ससुर के साथ में रहती है तो हम इसे पितृस्थानीय परिवार कहेंगे। पैट्रिलोकल फैमिली ये कहा जाता है। हिंदुओं में, मुसलमानों में, भील, खरिया और कई जनजातियों में भी पितृवंशीय परिवार जो होते हैं उनमें भी पितृस्थानीय परिवार की ही परंपरा है। मातृस्थानीय परिवार वो होता है जिसमें विवाह के बाद पति जो है वो अपनी पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहता हो। बेसिकली पत्नी की माता के स्थान पर जब पति रहता है तो उसे हम मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार जो है वो भारत के मलाबार में, नायरों में, खासी जनजाति में और गारो जनजातियों में पाए जाते हैं। नवस्थानीय परिवार लोकल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति के परिवार के साथ में न पत्नी के परिवार के साथ में रहते हैं, बल्कि वो अपना एक अलग घर बनाते हैं, एक अलग जगह जाकर रहते हैं, तो उसे हम नियो लोकल फैमिली कहते हैं। मातृ स्थानीय यानी कुछ समाज ऐसे भी हैं जहाँ पर कि नव विवाहित दंपति जो है वो बाध्य नहीं है कि वो पति की फैमिली के साथ रहे कि पत्नी की फैमिली के साथ रहे। वो क्रम से या अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकते हैं। दोनों जगह रहने का उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त है। एक और परंपरा जो भारत में कुछ जनजातियों में पाई जाती है, ट्रोब्रियंडा द्वीप में भी पाई जाती है और भारत में भी मातृवंशीय परिवारों में पाई जाती है, वो है मामा स्थानीय परिवार, एवेन्यू लोकल जिसे कहा जाता है। इस प्रकार के परिवारों में नवविवाहित दंपति जो है वो पति के मामा के घर जाकर रहते हैं। यानी एक पुरुष की जब शादी होती है तो वो अपनी पत्नी को लेकर अपने पिता का घर छोड़कर अपने मामा के घर जाकर रहने लगता है। इसे हम कहते हैं मामा स्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार जो होता है, कुछ स्थानों में ऐसी भी परंपरा है जैसे लक्षद्वीप, केरला, अशांति जनजाति जो है वहाँ पर कि विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। यानी पति अपने माँ बाप के साथ रहेगा, पत्नी अपने माँ बाप के साथ रहेगी। पति रात को पत्नी के घर आ सकता है या पत्नी रात को पति के घर जा सकती है, परंतु दिन में वो अपने जन्म की जो परिवार हैं उन्हीं के साथ में रहते हैं। आपको सुनने में कुछ चीज़ें अजीब लग रही होंगी, परंतु ये अलग अलग जो जनजातियां हैं या भारत जो हमने पहले बात की थी कि विविधताओं भरा राष्ट्र है, बहुत अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक तौर तरीके, रीति रिवाज, मान्यताएं भारत में व्याप्त हैं। तो इसी कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी हो सकता है जानकारी में ना हो, परंतु वो हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं। संख्या के आधार पर हम सभी जानते हैं कि 3 प्रकार के परिवारों का जिक्र होता है। एकल या नाभिक परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहते हैं, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, और एक विस्तृत परिवार का भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं समाजशास्त्र में,
जिसे हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। एकल परिवार या नाभिक परिवार या न्यूक्लियर फैमिली जो है वो परिवार का सबसे छोटा रूप है, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे, इसमें परिवार के अन्य कोई रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होते। पति पत्नी और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं वो इस परिवार में रहते हैं, परंतु बच्चे भी जब तक अविवाहित होते हैं तभी तक रहते हैं। विवाह के बाद वो स्वयं अपना एक नाभिक परिवार बना लेते हैं। ये जो व्यवस्था है केंद्रीय परिवार की या नाभिक परिवार की, ये वर्तमान समय में आधुनिक जो औद्योगिक युग है, औद्योगिकरण और नगरीकरण का जो प्रभाव हमारे देश में आया है, उसके कारण ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोग कृषि प्रधान समाज से धीरे धीरे औद्योगिक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, नगरों में रहने लगे हैं, जॉब्स उनकी चेंज हो गई है। तो संयुक्त परिवार से धीरे धीरे हम एकाकी परिवार, एकल परिवार या केंद्रीय नाभिक परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली, ये इस परिवार का वो स्वरूप है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ यानी दादा दादी, माता पिता और बच्चे, ये 3 पीढ़ियाँ, और इनमें उनके जो आपस में भाई वगैरह होंगे वो सब मिलकर जब एक साथ रहते हैं, यानी दादा दादी हैं और दादा दादी के बाद माता पिता भी हैं, चाचा चाची भी हैं, ताऊ ताई भी हैं और उनके सबके बच्चे। तो ये 3 पीढ़ियाँ या इससे भी अधिक यानी परदादा भी है, तो वो पीढ़ी भी जब साथ में रहती है तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार में सामूहिक संपत्ति होती है, एक ही रसोई में बना भोजन सब लोग करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और एक दूसरे से नातेदारी की जो व्यवस्था है उसमें किसी न किसी रूप से संबंधित होते हैं। साथ ही साथ सबके एक दूसरे के प्रति अधिकार एवं दायित्व भी होते हैं। एस.सी. दुबे कहते हैं कि यदि कोई मूल परिवार जो एक साथ रहते हैं, कई मूल परिवार जो कई अलग अलग नाभिक परिवार जब एक साथ रहते हैं और उनमें निकट का नाता होता है, एक स्थान पर भोजन करते हैं, एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं। इस प्रकार के परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, चचेरे भाई बहन, उनकी पत्नियां, बच्चे, कोई विधवा बहन बेटियां, वो सब सम्मिलित हो सकती हैं। भारत में ये प्रथा जो है वो सदियों से चली आ रही है। वर्तमान समय में भी हम देख सकते हैं कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी संयुक्त परिवार की परंपरा व्याप्त है और शहरों में भी इस प्रकार के परिवार हैं। मलाबार के जो नायर हैं उनमें संयुक्त परिवार को थारवाड़ कहा जाता है, जो कि इस व्यवस्था का एक संपूर्ण उदाहरण है। तीसरा है विस्तृत परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी और अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं, यानी 3 पीढ़ियां भी हो सकती है। 3 पीढ़ियों के अन्य संबंधी जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, चाहे वो माता के पक्ष के हों या पिता के पक्ष के हों, वो सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के सदस्य, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, उनके निवास स्थान, कार्यक्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, परंतु वो सब मिलकर एक ही परिवार के जो मुखिया होते हैं उन्हीं को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और वंशानुक्रम में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, भले ही उनकी पारिवारिक इकाइयाँ भिन्न भिन्न क्यों ना हो। परंतु किसी फैमिली ओकेजन पर, किसी त्योहार पर, किसी जो सामूहिक पूजा है उसके समय वो सब एक साथ अगर इकट्ठा होते हैं, तो इस प्रकार के परिवार को हम विस्तृत परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। अधिकार के आधार पर, यानी परिवार में किसकी सत्ता है, किसका अधिकार है, उस आधार पर देखा जाए तो परिवार को हम 2 भागों में देखते हैं, पितृसत्तात्मक या पैट्रियार्कल फैमिली और मातृसत्तात्मक या मैट्रियार्कल फैमिली। पितृसत्तात्मक परिवार में जो सत्ता और अधिकार है वो पिता के हाथ में, और पिता के बाद जो भी सीनियर सबसे बुजुर्ग पुरुष होगा या सबसे बड़ा जो पुरुष होगा उसके हाथ में रहती है। यानी एक कंटिन्यूएशन में
परिवार की जो सत्ता है, परिवार के मुख्य डिसीजन लेने का काम है, परिवार से संबंधित जो भी कोई निर्णय लेने हैं, वो सारे अधिकार पुरुषों के हाथ में रहते हैं। उसे हम पैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हम पितृसत्तात्मक परिवार ही देखते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार में इसके विपरीत माता के हाथ में या जो भी सबसे बड़ी स्त्री है घर की, उसके हाथ में अधिकार या सत्ता निहित होती है। वही पारिवारिक नियंत्रण करती है और प्रमुख जो भी निर्णय होते हैं वो वही लेती है। कभी कभी उसकी तरफ से कोई पुरुष भी कार्य कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट निर्णय लेने की जो क्षमता है वो स्त्री के पास ही होती है। भारत में नायर, खासी, गारो जनजातियां जो है वो मातृसत्तात्मक परिवार वाली हैं। उत्तराधिकार के आधार पर भी हम देखते हैं कि उत्तराधिकार यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो संपत्ति और ज़मीन जायदाद संबंधी जो अधिकार प्राप्त होते हैं, वो अगर पितृमार्गी हैं तो हम उसे पितृमार्गी परिवार कहेंगे, पैट्रीलैटरल, और मातृमार्गी परिवार मैट्रीलैटरल परिवार कहलाते हैं। पितृमार्गी परिवार में पिता के बाद बेटे को उत्तराधिकार प्राप्त होता है और उसके बाद उसके बेटे को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। मातृमार्गी परिवार में माता के बाद माता की जो सबसे बड़ी पुत्री होगी उसको, और उसके बाद उस पुत्री की जो सबसे बड़ी पुत्री होगी उसे मातृमार्गी परिवार कहते हैं, यानी उनको उत्तराधिकार प्राप्त होता है। वंश नाम के आधार पर हम देखते हैं, वंश नाम यानी एक जो नियम है जिसमें सरनेम जो है या किसका वंश माना जाता है, किसके वंश से परिवार आगे बढ़ता है, उसके आधार पर हम देखें तो पितृवंशीय परिवार यानी ऐसे परिवार जिसमें वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। पुत्र को पिता का ही नाम मिलता है और उसके आगे जो परिवार उसका बनता जाता है वो पिता के वंश के नाम पर चलता है। मातृवंशीय परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है। माँ के बाद पुत्रियों को वंश नाम मिलता है और पुत्रियों के बाद वो आगे उनकी बेटियों को ही कंटिन्यू होता है। उभयवाही परिवार जो है, इस प्रकार के परिवारों में वंश नाम सिर्फ माता पिता का ना होकर निकट संबंधियों से जुड़ा होता है। पैतृक और मातृक दोनों वंश नाम एक बच्चा कंटिन्यू कर सकता है। इसके अंतर्गत दादा दादी और नाना नानी चारों संबंधियों के समान रूप से वंश नाम एक बच्चे के साथ में चलते हैं। दादा दादी के भी और नाना नानी के, यानी दादा जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं और दादी जिस परिवार से आई है, नाना जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं और नानी जिस परिवार से आई है, उन सबके नामों के आधार पर एक बच्चे को आगे अपना नाम मिलता है। द्विनामी परिवार जो होते हैं, इसमें सिर्फ दादा और नानी, दादा और नानी के नाम को आगे कंटिन्यू किया जाता है, दादी और नाना के नाम को छोड़ दिया जाता है। यानी पिता की साइड से दादा का नाम, दादा के परिवार का नाम, और माता की साइड से नानी के परिवार का नाम, इसे वंश नाम के रूप में आगे देखा जाता है। विवाह के आधार पर अगर हम देखें, यानी एक व्यक्ति कितने विवाह करता है, उसके आधार पर एक विवाही परिवार होते हैं, मोनोगैमस फैमिली, बहुविवाही परिवार, पॉलीगैमस फैमिली, और समूह विवाही परिवार, पुनैल्युअन फैमिली या ग्रुप फैमिली जिसे कह सकते हैं, वो देखे जा सकते हैं। एक विवाही परिवार, जैसा हमने एक विवाह के बारे में पढ़ा था कि जब एक स्त्री और पुरुष एक ही विवाह करते हैं, अगर किसी कंडीशन में उनका तलाक हो जाता है या जीवन साथी की मृत्यु होती है तो वो दूसरा विवाह करते हैं, उस कंडीशन को हम एक विवाह कहते हैं। तो एक विवाही परिवार वही होते हैं जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री पति पत्नी के रूप में रहते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। किसी एक जीवन साथी की मृत्यु के पश्चात अगर व्यक्ति चाहे तो दूसरा विवाह कर सकता है। बहुविवाही परिवार, जिसमें एक समय में एक से अधिक जीवन साथियों को स्वीकृति हो। इसमें बहुपत्नीक परिवार भी हो सकते हैं, यानी एक पुरुष जब एक से अधिक विवाह करता है। तो इस्लाम धर्म में इसको मान्यता है कि एक पुरुष की एक समय में 4 पत्नियां हो सकती है
उन सब का मिला जुला जो परिवार होगा वो बहुविवाही परिवार होगा। नागा, बैगा और गौंड जनजातियों में भी बहुपत्नीक परिवार होते हैं। बहुपति विवाही परिवार, जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पुरुषों से वो विवाह करती है, तो वो बहुपति विवाही परिवार होता है। उसमें भ्रातृ बहुपति परिवार भी हो सकता है, यानी एक स्त्री एक से अधिक भाइयों से शादी करती है और उनका जो परिवार होता है वो भ्रातृ बहुपति परिवार कहलाएगा। अभ्रातृ बहुपति परिवार भी हो सकता है, जिसमें उसके पति जो हैं वो आपस में भाई नहीं है, अलग अलग लोग हैं। भारत का जो जौनसार बावर का क्षेत्र है उसमें खस जनजाति, नीलगिरी की टोडा जनजाति, मलाबार की नायर जनजाति, इनमें इस प्रकार की परंपराएं पाई जाती है। इसके अलावा समूह विवाही परिवार, समूह विवाह जिसमें एक स्त्री का समूह जो है एक पुरुषों के समूह से विवाह कर लेता है, उसे हम समूह विवाह कहते हैं। और समूह विवाही परिवार वो तब बनता है जबकि उनके बच्चे भी होते हैं, यानी जब एक पूरा पुरुषों का समूह एक पूरी स्त्रियों के समूह से विवाह कर लेता है, उनमें वो सब आपस में पति पत्नी होते हैं और उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं वो उन सब के बच्चे कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बच्चे पर क्लेम नहीं करता कि ये मेरा बच्चा है, वो पूरे समूह के बच्चे कहलाएंगे। तो इस प्रकार का जो एक परिवार बनता है, एक वृहद बड़ा परिवार जो बनता है, उसे हम समूह विवाही परिवार कहते हैं। इनके अलावा भी परिवारों के कुछ स्वरूप होते हैं। जन्म मूलक परिवार, यानी वो परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसका लालन पालन होता है, पालन पोषण होता है, वो उसका जन्म मूलक परिवार कहलाता है। इस परिवार में उस व्यक्ति के माता पिता और अविवाहित भाई बहन होते हैं। प्रजनन मूलक परिवार यानी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जिसमें व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं रहता है अपनी पत्नी के साथ और स्वयं प्रजनन के माध्यम से एक परिवार का निर्माण करता है। यानी एक पति पत्नी जब विवाह करते हैं और विवाह के बाद अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो उनका प्रजनन मूलक परिवार कहलाता है। लिंटन जो है, राल्फ लिंटन, उन्होंने 2 और प्रकार बताए हैं परिवार के, समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त संबंधी होते हैं, उनमें विवाह संबंध नहीं होता। नायर परिवार जो होते हैं मातृसत्तात्मक वाले, उनमें पति यदा कदा पत्नी के यहाँ आता है, परंतु सब एक ही रक्त वाले जो लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं। यानी माता है, पिता अपनी माता के घर, अपनी पत्नी के घर रहते होंगे, तो माता और माता के सभी बच्चे वो और उनके बच्चे, तो वो मिलकर एक समरक्त परिवार बनाते हैं। यहाँ पर हस्बैंड्स जो होते हैं वो कभी कभार अपनी वाइफ को विजिट करने आते हैं। दूसरे विवाह संबंधी परिवार होते हैं। इस प्रकार के परिवारों में रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों साथ साथ रह सकते हैं, यानी विवाह संबंध स्थापित हुआ और उसके बाद में उनके जो बच्चे होते हैं तो उसे हम विवाह संबंधी परिवार भी कह सकते हैं। ये इतने सारे जो प्रकार हैं परिवारों के, इनमें ये आवश्यक नहीं है कि एक प्रकार के परिवार को हम दूसरे रूप में नहीं देख सकते। जैसे जन्म मूलक परिवार है, इसे हम एकल परिवार के रूप में भी देख सकते हैं। प्रजनन मूलक परिवार, वो भी एकल परिवार के रूप में देखा जा सकता है। समरक्त परिवार संयुक्त परिवार के रूप में भी देखा जा सकता है। मातृसत्तात्मक परिवार, जैसा कि हमने बात की, समरक्त परिवार मातृसत्तात्मक भी होते हैं, मातृमार्गी भी हो सकते हैं, मातृवंशीय भी हो सकते हैं और साथ ही साथ मातृ स्थानीय भी हो सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज जो है, ये एक ब्रॉड डिवीजन है परिवारों के। अलग अलग आधारों पर किस किस प्रकार के परिवार हो सकते हैं, परंतु ये कैटेगरीज ऐसा नहीं है कि एक प्रकार का परिवार वही कहलाएगा, वो दूसरी कैटेगरी में फिट नहीं होता। वो सब कैटेगरीज एक दूसरे में मिक्स्ड हैं और ओवरलैप करती हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे स्वरूप हैं, अलग अलग प्रकार हैं परिवारों के, जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं।